हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने जून 2023 में जो पेपर आया था सिलेबस 2022 का, वो हमने डिस्कस किया था। और अब आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2023 में जो पेपर आया था सिलेबस 2022 का, उसको डिस्कस। चलिए तो देखते हैं वन बाय वन क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। अगेन एमसीक्यूज के लिए हम एमसीक्यू पैटर्न अलग से, पूरा एमसीक्यू का वीडियो अलग से बनाएंगे। देन आगे अगर हम बढ़े, क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न रखा हुआ था। उस टाइम भी आप वाला इतना बढ़िया पैटर्न नहीं था। अच्छा, 7 में से 5 क्वेश्चन करने, बिल्कुल 7 में से 5 क्वेश्चन करने, बिल्कुल ये आप वाला पैटर्न आ चुका है यहाँ पर। एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, 7 में से 5 करने। नाउ स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अगेन इसके अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे थ्योरी का रहेगा। दिस वन, जैसा कि अभी पैटर्न प्रॉपर चल रहा है, एक क्वेश्चन थ्योरी का आता ही है। तो ब्रीफली अपेंड द डिफरेंट वेरिएशन ऑफ स्टेबल कॉइन और डिजिटल फाइनेंस का हो गया। आइडेंटिफाई द मेजर इनिशिएटिव टेकन बाय द वर्ल्ड बैंक, ओके, एंड ब्रीफली अपेंड प्राइमरी पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन का बेचारे का 4 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, लेकिन बाकी 5-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नाउ अब क्या करें सर, अब हम है ना सेकंड से लेकर 7 तक का क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए थे। अच्छे क्या कहूंगा, खतरनाक क्वेश्चन दिए थे, है ना। खतरनाक कैसे, कभी कभी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम अजीब है, कभी कभी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें थी इस पेपर के अंदर कहीं ना कहीं। देखो एक बार अपन डिस्कस करते हैं, फिर आप जज करना कि कैसा है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए, जो सेकंड क्वेश्चन आया था उसका ए पार्ट देखने में ऐसे लग रहा है कि हाँ चलो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। लेकिन जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। देखो, प्रांतिक लिमिटेड इज कंसीडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मशीन विद अ न्यू मशीन। पहला ये जो सेकंड क्वेश्चन आता है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही आता है। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मशीन with a new machine. The purchase price of new machine is 36,40,000. Okay. Purchase price कितना बता रहे, 36,40,000 बता रहे। Its expected life is 8 years. Expected life is 8 years. ठीक है जी। Purchase price कितना, 36,40,000 बता रहे हैं। Company follows straight line method of depreciation on original investment. Okay. Straight line method लगाना है depreciation का। स्क्रैप वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस पर्पस। स्क्रैप वैल्यू आपको ध्यान में नहीं रखना है, अच्छी बात है। द अदर एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड फॉर द न्यू मशीन कितना, इंस्टॉलेशन चार्जेस 14,000 रुपए। तो सर ये भी तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा, बिल्कुल। कंसल्टेशन फीस पेड फॉर हिज एडवाइस टू बाय न्यू मशीन, ये सब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है। और आप सब लोगों ने पढ़ रखा है इंडेस में कि जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है। और सर ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, हाँ ये खैर बचपन से भी सीखा हुआ रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वर्किंग कैपिटल कितना नीडेड है, वर्किंग कैपिटल है सर 23,800 ओके। और कितने टाइम बाद रिलीज होएगा सर, 8 साल बाद रिलीज होएगा, लाइफ के बाद। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन इज 1,06,400 एंड इट्स कैश सेल्वेज वैल्यू 17,500। ठीक है जी। तो WDV इस पुरानी मशीन का बता रहे हैं 1,04,6,400, और उसको अभी अगर तुम बेच देते हो तो 17,500 मिलेगा। अभी बेचनी पड़ेगी भाई, अगर मेरे को नया वाला मशीन लगाना है तो ये वाली मशीन को बेचना पड़ेगा, बट बेचने में मुझे साफ ना लॉस नजर आ रहा है। ओके। डिसमेंटलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, ये लो, यहाँ पे मैं सोचा 17,500 मिलेंगे, लेकिन 17,500 में भी उसको हटाने का खर्चा ही 6,300 लग जाएगा। तो नेट तो 17,500 में से भी 6,300 लेस हो जाएगा। एनुअल अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन फ्रॉम द न्यू मशीन वुड अमाउंट टू, पहले तो इतना बड़ा नाम देते हैं तो कंफ्यूज मत हुआ करो। एनुअल अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन तो लेस हो चुका है लेकिन टैक्स अभी तक लेस नहीं हुआ है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं दिस वन, ये वाला अमाउंट, ये आपका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके। कंपनीज मार्जिनल टैक्स रेट इज 35%। टैक्स रेट हमको दे रखा है 35% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 13%। कितना सिंपल सा सादा क्वेश्चन लग रहा है और मन भी करेगा कि हाँ चलो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं।
एनालाइज द एनुअल कैश सेविंग एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड एडवाइज द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल, है ना। कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है सर, बिल्कुल। अब एनुअल कैश सेविंग, पहली बात तो सेविंग हम तब देखते हैं जब हमको ऐसा दिया होता है कि भाई पुराने में हम इतना, नए में इतना। पुराने का तो कुछ दे ही नहीं रखा है, पुराने को तो बेच दो बस। तो एनुअल कैश सेविंग का मतलब यहाँ पे एनुअल कैश इनफ्लो ही होगा, एनुअल कैश इनफ्लो ही होगा। ओके, और फिर बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पता कर दो। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कौन सा, इंटरिम वाला, टर्मिनल वाला, कौन सा का, जितने भी है ना वो सारे कर दो, जितने भी है वो सारे कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, इजी तो है, क्वेश्चन में परेशानी नहीं है। ये जो इन्होंने क्राइटेरिया केवल ये पूछता ना, कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये पूछा तो इसका जो आंसर है ना, अब हमको क्या पता ये लोग क्या क्या चाहते होंगे, तो वो देखना पड़ेगा। तो अब आंसर दिखा देता हूं तुमको। सबसे पहले मैंने किया वही जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में करते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन में जो परचेज प्राइस है वो, इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो, और कंसल्टेशन फीस टू बाय द न्यू मशीन 36,61,000। फिर मैंने देखा अच्छा 8 साल की इसकी लाइफ है, तो 8 साल में एलोकेट कर दिया, ये आ गया डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन। फिर एनुअल कैश सेविंग देखना था, तो एनुअल कैश सेविंग के लिए अपने को पीबीटी दे रखा था, लेस टैक्स करके पीएटी आके एड बैक डेप्रिसिएशन, इसीलिए डेप्रिसिएशन निकाल लिया था, कैलकुलेट कर लिया था पहले। ये आ गया एनुअल कैश फ्लो, दैट इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैश सेविंग्स। फिर अब मुझे क्या करना था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पता करना था। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मतलब एनुअल कॉस्ट सेविंग, एनुअल कैश सेविंग इनटू क्या करोगे, जो भी हर साल का सेविंग है उसको तो क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस आज जो आपने वर्किंग कैपिटल लगाया होगा वो भी आपको रिलीज होगा, कब होगा, 8th ईयर में होगा, तो 8th ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। फिर क्या होगा, आज एसेट बेचोगे तो बेचने से क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा कितना, जो भी नेट वैल्यू आ रहा है वो आज ही आ रहा है, तो आज आ रहा है तो उसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं। फिर क्योंकि एसेट बेचने से तुमको नुकसान हुआ, 1,06,400 उसकी बुक वैल्यू थी, और उसको बेचा कितने में तुमने, उसको बेचा है अपन ने, सेल वैल्यू किया 11,200, नेट 11,200 नेट वैल्यू, 17,500 मत लेना, नेट 11,200 में, तो इतने का नुकसान हुआ। और इस नुकसान पे क्या होगा, टैक्स सेविंग कंसीडर करना है। बिल्कुल ये भी आज ही, बिल्कुल ये भी आज ही, आज बेचा तो आज ही जनरली हम कंसीडर कर लेते हैं। टैक्स सेविंग इनफ्लो होता है तो ऐड किया, मतलब इनफ्लो में इनके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इनफ्लो में इनकी पूरे क्वेश्चन में जितने भी तुमको इनफ्लोज दिखाई देना वो सारे, ठीक है सर। हर साल इनफ्लो हो रहा है जो पीबीटी लेस टैक्स वाला, वर्किंग कैपिटल जो लास्ट में आपको रिलीज होगा वो वाला, एग्जिस्टिंग एसेट को बेचने से, अच्छा एग्जिस्टिंग एसेट को बेचने से जो खर्चे लग रहे हैं ना वो नेट ऑफ करके लेना है। ये भी तो है, कोई कहते हैं दिमाग में आ जाए सर ये तो आउटफ्लो होता है, तो तरह तरह की चीजें दिमाग में आ सकती है एग्जाम टाइम में, तो ये वाला चीज ना पूछते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट ठीक है पूछा है तो अब ध्यान रखना, अब अगर कभी पूछे तो अब ध्यान रखना। अब वायबल है कि नहीं है, तो वायबल है कि नहीं है वो तो बड़ा सिंपल है, ये इनफ्लोज आ गए, और आउटफ्लोज में कॉस्ट ऑफ मशीन 36,61,000 और वो वर्किंग कैपिटल वो दोनों लेस कर देना, तो 36,61,000 का कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन और 23,800 का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये नेगेटिव आ गया। सिंस एनपीवी इज नेगेटिव प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। तो इस क्वेश्चन में जो स्पेशल था जिसमें हम लोग परेशान हो सकते हैं, अब देखोगे तो तुमको लगेगा कुछ भी नहीं, लेकिन कौन सा इनफ्लो को लेना है ये बड़ा टिपिकल काम। हर साल का कैश इनफ्लो लेना करेक्ट है, वर्किंग कैपिटल लेना करेक्ट है, बट ये वाला जो पोर्शन है किसी को याद रहेगा किसी को नहीं रहेगा। अच्छा याद रहेगा तो ये लेस करना है कि नहीं करना है, वो दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं। चलिए कुछ बच्चे यहाँ पे परेशान होंगे कि भैया लॉस के लिए भी किससे लॉस को कंपेयर करूं, 1,06,400 को 17,500 से कंपेयर करूं या नेट सेल वैल्यू से कंपेयर करूं, तो ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ सकते हैं आपके, तो ध्यान रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, इसका बी पार्ट जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, जनरली लीजिंग से आ रहा है। तो ROTN लिमिटेड हैज डिसाइड, ये खतरनाक क्वेश्चन, इन्होंने 2008 सिलेबस की एमटीपी में दे रखा था ये क्वेश्चन, और उसके बाद आपसे पूछ लिया। आपने कभी कॉन्सेप्ट के अंदर या सिलेबस अगर मैं 16 की बात करूं तो इस तरह का सॉल्यूशन पैटर्न नहीं देगा, क्वेश्चन पैटर्न है, सॉल्यूशन पैटर्न इस तरीके का नहीं देगा। और सॉल्यूशन पैटर्न इस तरीके का होने का रीजन क्या है, इसका क्वेश्चन का पैटर्न देखो, आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। डिसाइडेड टू गो इन फॉर अ न्यू मॉडल ऑफ मर्सिडीज कार, कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितना बता रहा है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 40 लाख, 40 लाख का व्हीकल है,
Company has two alternatives: taking the car on the finance lease and borrowing and purchasing the car. या तो कार को किस पे ले लो, लीज पे ले लो, और लीज में भी क्लियरली बोलता है सर फिनेंस लीज। हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, लीज पढ़ लेते हैं जनरली, ठीक है, हमारे नॉर्मल वाला क्वेश्चन आता ही है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आता है, फाइनेंस लीज है तो क्या हम हर लीज रेंटल में से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एलिमेंट अलग अलग करेंगे क्या, तो ऐसा कुछ नहीं। बोरोइंग एंड परचेजिंग द कार, बोरोइंग एंड परचेजिंग द कार, ओके, दूसरा ऑप्शन कि पैसा बोरो करो और परचेज कर लो। नाउ बीएमएन लिमिटेड इज विलिंग टू प्रोवाइड द कार ऑन फाइनेंस लीज टू आरओटीएन लिमिटेड फॉर 5 ईयर, 5 साल की लीज पे मिल जाएगा। एनुअल रेंटल लगेगा कितना, लीज रेंटल 8.75 lakh payable at the end of the year. The vehicle is expected to have useful life of 5 years. Vehicle कितने साल का, 5 साल का, and it will fetch a net salvage value of 10 lakh at the end of year 5. 5 साल की इसकी लाइफ है, vehicle is useful for the 5 years and it will fetch a net salvage value. भैया तुम खरीदोगे तब तुमको salvage value मिलेगा, लीज पे लोगे तो तुमको कोई salvage value नहीं मिलेगा। Depreciation rate for the tax purpose is 40%. Okay, and applicable tax rate कितना, 35%. Applicable tax rate कितना, 35%. ठीक है जी। Now applicable before tax borrowing rate, टैक्स रेट दे दिया, बिफोर टैक्स बोरिंग को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करके तुम अपना डिस्काउंटिंग रेट पता कर लेते हो, तो ये आफ्टर टैक्स 9% आएगा। आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 9% आएगा, आप करके देख लो, इंटू 1 माइनस टी। क्वेश्चन पढ़ा, छोटा सा लग रहा था सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बताना है सर लीजिंग के केस में। अरे अगर हम हमारे अकॉर्डिंग सोचे ना लीजिंग के केस का आउटफ्लो, तो पता है कितना आएगा, हर साल का लीज रेंटल उसको भी आफ्टर टैक्स कर लो और इनटू क्या कर दो, क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो जी हमारा आउटफ्लो आ गया लीजिंग के केस का। बट इनका नहीं आएगा, इनका नहीं आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। भैया इसका क्या चक्कर पड़ गया बताऊंगा, फिर बता दीजिए नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग, प्रेजेंट फिगर नियरेस्ट टू द रूपी। तो क्वेश्चन पढ़ा, अब अपन लोग तो क्या करते थे, अपन लोग करते हैं कि भैया लीजिंग में तो इस तरीके से आउटफ्लो देखा कि भाई 8.75 लाख उसको आफ्टर टैक्स किया और इनटू क्यूमुलेटिव फैक्टर, डन। फिर हम बोरो एंड बाइंग को देखते थे, तो बोरो एंड बाइंग में हम ये देखते थे कि बोरो कर रहे हैं, तो बोरो कर रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट, कितना प्रिंसिपल, कितना इंस्टॉलमेंट, याद है, तो इंस्टॉलमेंट देखते थे। इसने कहीं बोला है क्या कि भैया तुमने इतने का लोन लिया, इतने का तुम्हारा इंटरेस्ट है, इतने का इंस्टॉलमेंट, नहीं सर। अब नहीं तो बड़ा मुश्किल हो गया ना, वरना तो क्या था, सिंपल था, इंस्टॉलमेंट देखते थे, फिर टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट लेस करके, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन लेस करके हम नेट आउटफ्लो पता करके पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू पता कर देते थे। बट अब ऐसा नहीं है, इंस्टॉलमेंट ही गिवन नहीं है, तो अब क्या करें सर, क्वेश्चन का पैटर्न देखो, आंसर का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इफ कार इज एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज। कॉलम्स बना दिए अलग अलग, ईयर, लीज रेंट आफ्टर टैक्स, लीज रेंट आफ्टर टैक्स तो हमने जाना ही था, हम तो बस इतना ही करके आते हैं, लीज रेंट आफ्टर टैक्स इनटू पी फैक्टर करके फिर जो आता प्रेजेंट वैल्यू आ जाता। लीज रेंट आफ्टर टैक्स के लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग बना दिया कि भैया जो भी लीज रेंट है उसको आफ्टर टैक्स कर दिया, 10 वन। अब लेकिन और क्या क्या चीज ध्यान में रखनी, वो सुनो। मैंने कहा अगर बोरो और बाय करते तुम, हाँ, तो बाय करते तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता, हाँ, डेप्रिसिएशन होता तो उस पर टैक्स सेविंग होता, हाँ, लेकिन क्योंकि तुम लीज पे ले रहे हो, लीज पे एसेट को ले रहे हो, तो वो टैक्स सेविंग तुमने क्या कर दी है, लॉस्ट कर दी कि नहीं कर दी, बिल्कुल सर, वो टैक्स सेविंग अब हमको नहीं मिलेगी क्योंकि अब हम लीज पे ले रहे हैं। तो ये पता करो टैक्स सेविंग होनी कितनी थी, डेप्रिसिएशन लगना कितना था, तो देखो 40 लाख की एसेट थी, 40% डेप्रिसिएशन का रेट है, 16 लाख का डेप्रिसिएशन, ओके, 16 लाख लेस करने के बाद जो बचेगा, 40 में से 16 लेस किया कितना आएगा, 24 लाख। फिर अगले साल 24 लाख का 40% कितना, 9,60,000, 24 लाख इंटू 40%, क्योंकि डब्ल्यूडीवी चल रहा है, एंड सो ऑन। ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा सारा, और डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से, तो टैक्स सेविंग निकल के आ जाएगा। लेकिन ये अभी हमारे क्वेश्चन के लिए टैक्स सेविंग क्या है, लॉस्ट, हम क्योंकि हम लीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इतना टैक्स सेविंग हमने खो दिया क्योंकि हमने बोरो एंड बाय नहीं किया, ओके। ये टैक्स सेविंग आपने यहां पर लिख दिया। टैक्स सेविंग इनफ्लो होता है क्या आउटफ्लो, सर इनफ्लो होता है, बट टैक्स सेविंग लॉस्ट क्या होता है, सर टैक्स सेविंग लॉस्ट तो आउटफ्लो हो जाएगा, बिल्कुल, टैक्स सेविंग इज इनफ्लो,
लेकिन टैक्स सेविंग जो खो दिया वो आउटफ्लो होगा। तो ये भी आउटफ्लो, ये भी आउटफ्लो, दोनों को ऐड कर दिया, पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। बट अभी भी नहीं, इतना में भी नहीं मानेंगे अपन। क्यों? मैंने कहा अगर तुम बोरो करके बाय करोगे तो लास्ट में सेल्वेज वैल्यू मिलेगा, वो भी तो तुम्हारा बेनिफिट है, बट वो भी तो तुमने खो दिया। हाँ, खो दिया सर। तो ये जो सेल्वेज वैल्यू जनरली इनफ्लो होता है, लेकिन इधर क्या है, लॉस। खो दिया तो आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो कितना से लास्ट में 10 लाख मिलेगा, लास्ट मतलब फिफ्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर का पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, फिफ्थ ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, और ये आउटफ्लो कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब अगर तुमने बेचा तो पहले एक काम कर लेना, जब भी बेचते हैं प्रॉफिट लॉस होता है बिल्कुल, तो देखना डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बुक वैल्यू कितना आ रहा है। मैंने देखा 40 लाख माइनस 40% एक साल, माइनस 40% 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 311,040, 311,040 5 साल बाद का बुक वैल्यू। इस बुक वैल्यू वाली एसेट को आप 10 लाख में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। ओके, प्रॉफिट पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा 35%, और ये सब कब, फिफ्थ ईयर में। तो आउटफ्लो होता अगर तुम बोरो एंड बाय करते, लेकिन तुम तो लीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना, तो ये जो आउटफ्लो है वो नहीं होगा, बच जाएगा, तो ये इनफ्लो की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इनफ्लोज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, क्योंकि आउटफ्लोज प्लस हो रहे थे, इनफ्लो लेस कर दिया। वापस बोल रहा हूँ, लीज रेंट तुम दे रहे हो, दैट इज आउटफ्लो। अब क्योंकि तुम बोरो बाय नहीं कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग नहीं होगा, टैक्स सेविंग नहीं होगा, इनफ्लो नहीं होगा, दैट इज आउटफ्लो। सेल्वेज वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब इनफ्लो नहीं होगा, तो आउटफ्लो। ओके, टैक्स जो देना था अब वो नहीं देना पड़ेगा, आउटफ्लो नहीं हो रहा, इनफ्लो। ओके, सिंपल। तो इस तरीके से ये आंसर आएगा। अब कोई कैसे सोच ले अगर इसका क्वेश्चन नहीं किया हुआ हो तो, कि भाई ये इस तरीके से डिमांड कर रहे हैं, तो टिपिकल, इसीलिए बोला जाता है कैपिटल बस्टिंग और लीजिंग के क्वेश्चन थोड़े से बाद में कर लेने चाहिए। ओके जी, तो थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन था ना। आगे देखते हैं। अब सर लीज रेंटल आफ्टर टैक्स आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, टैक्स सेविंग ये सब कैलकुलेशन में दिखाई दी। अब एनपीवी एडवांटेज देखना है ना, तो ये जो अमाउंट है इसको तुमको किससे कंपेयर करना है, वहां पे ये अगर किसी ने मेरी क्लासेस देख रखी है पूरी, तो मैंने पूरा ऐसे ना नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग तुमको समझा रखा है। नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग एक मेथड था, वो तुमको पूरा समझा रखा है। फिर मैंने कहा लास्ट में जाके अब देख लो, ये सारी चीजें कंपेयर करो, अगर मतलब पूरी क्लास लेंगे उसको ये चीज, ये क्वेश्चन फिर भी अच्छे से समझ में आएगा, वरना नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड की वो क्लास देखना, उससे क्लियरली समझ में और आ जाएगा। बाकी फिलहाल 3790 482 को किससे कंपेयर कर लोगे, 40 लाख से कंपेयर कर लोगे, जो कि उसकी आज की कॉस्ट है। फिर भी तुमको यहाँ पे फायदा ही हो रहा है लीजिंग पर, सारे बोरो के अंदर तुमने सब देख लिया, सेल्वेज वैल्यू भी देख लिया, तुमने डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग भी देख लिया, ठीक है। अब बचा गया सिर्फ 40 लाख की कॉस्ट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो थी नहीं, तो कॉस्ट से अपन ने देखा, तो 40 लाख की कॉस्ट और लीजिंग के अंदर तुमको मिल आउटफ्लो हो रहा है 3790, तो अभी भी लीजिंग में कम आउटफ्लो हो रहा है, तो बेटर है ना लीजिंग। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग इज लोअर, तो शुड ऑप्ट फॉर द लीजिंग। ये एक्चुअली है ना, ऐसा बोलना चाहिए भाई, कॉस्ट से कम ही आ रहा है कॉस्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू की जगह नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट लीजिंग कॉस्ट, ऐसा होना चाहिए, इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ परचेज, तो बेटर है। लीजिंग में कम पैसा जा रहा है, खरीदते तो 40 लाख लग जाते हैं, तो टोटली मतलब बिल्कुल एकदम अलग पैटर्न का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में ए और बी। जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है वो तीसरा क्वेश्चन किसका आ रहा है सर, तीसरा क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे ईआरपी, इवोल्यूशन ऑफ रिस्की प्रपोजल। सर एक बात बताओ, ये चैप्टर छोड़ जाएंगे, कोई भी चैप्टर आप जब बोलते हो तो आपने नोट किया इन्वेस्टमेंट डिवीजन के 3 पार्ट थे, पहले इन्वेस्टमेंट डिवीजन में से खुद में से आ गया, फिर लीजिंग में से आ गया, और अब ईआरपी में से आ रहा है इवोल्यूशन ऑफ रिस्की प्रपोजल। बड़े अच्छे हैं वो लोग इंस्टीट्यूट वाले भी, तुम उनको पता है कि ईआरपी वाला बच्चे फिर भी कर लेते हैं, तो इसको क्वेश्चन को आपको अलग से दे देते हैं। ओके, और इसके साथ एक नॉर्मल वैल्यूएशन का क्वेश्चन दे दिया जाता है। ओके, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से, और ये हम ऑलरेडी अपने क्लासेस में कर चुके हैं। तो अगर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली सबसे पहले यही क्वेश्चन उठाया जाएगा, और इसके 14 मार्क्स कहीं नहीं जाने हैं। ये ऐसा क्वेश्चन था। फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा, सेकंड वाला क्वेश्चन टिपिकल था, ठीक है, टिपिकल था एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम जब वो खासकर जब वो एग्जाम में बैठा हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चन टिपिकल थे।
कोई करेगा तो सॉल्व तो होगा, जैसे ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी उसको परेशानी होगी, ठीक है। और इसके अंदर तो काफी सारी परेशानी होगी उसको, क्यों? क्योंकि आएगी, जब वो सॉल्व करेगा उसको आएगी, तो वो हो सकता है बीच में छोड़ दे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन ना उठाए, लास्ट में जाते जाते एटलीस्ट तुम ये क्वेश्चन तो करके आ ही सकते हो इजीली। नाउ ये कौन सा क्वेश्चन था सर? ये ना मिनिमैक्स रिग्रेट रूल का क्वेश्चन था। बड़ा सिंपल था, 3 सिनेरियो दे रखे हैं, वर्स्ट, मोस्ट लाइकली और बेस्ट, उनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है और 3 ही प्रोजेक्ट है। अपने को क्या करना होता है? रिग्रेट टेबल बनाना होता है और फिर आंसर देना होता है। पहला क्वेश्चन तो बड़ा वैसे भी सिंपल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बताना है। तो आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा तीनों प्रोजेक्ट का अलग अलग। विच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन, जिसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा होगा उसको एक्सेप्ट कर लो। नाउ मिनिमैक्स रिग्रेट रूल में अपने को क्या करना होगा? रिग्रेट टेबल बनाना होगा। रिग्रेट टेबल कैसे बनेगा वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले जैसे अगर वर्स्ट सिचुएशन हुआ तो सबसे ज्यादा कितने कमा रहे हो? 80,000, उसको बेस ले लिया कि अगर मैं प्रोजेक्ट जेड को एक्सेप्ट करता हूं तब तक मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन वाई को एक्सेप्ट करता हूं तो 20,000 रुपए का रिग्रेट है, और एक्स को एक्सेप्ट करता हूं तो 40,000 का रिग्रेट है। मोस्ट लाइकली केस में ज्यादा किधर है? 80,000। अब 80,000 एक्सेप्ट, प्रोजेक्ट जेड एक्सेप्ट करता हूं तब तो कोई रिग्रेट नहीं, इधर एक्सेप्ट करता हूं तो रिग्रेट है, इधर भी रिग्रेट है। तो इस तरीके से अपने को रिग्रेट टेबल बनाना होगा। देखो पहला तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, कोई ना प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जिधर ज्यादा आ रहा हो प्रोजेक्ट जेड तो बेस्ट है जी, प्रोजेक्ट जेड शुड बी अंडरटेकन। रिग्रेट टेबल में मैंने कहा जिधर ज्यादा, जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से सारा माइनस करो, 80,000 माइनस 80,000, इधर कोई रिग्रेट नहीं, इधर 20 का रिग्रेट, इधर 40 का रिग्रेट। फिर इस वाली लाइन में 65, 55 और 80 था, कौन सा ज्यादा था सर? 80,000 ज्यादा था। तो 80,000 में से सबको माइनस करो कि अगर मैं जेड में 80,000 कमा सकता हूँ तो यहाँ तो कोई रिग्रेट नहीं, लेकिन यहाँ पे तो 55 ही कमा रहा हूँ मोस्ट लाइकली सिचुएशन में, तो 25,000 का रिग्रेट है। यहाँ पे 65 ही कमा पा रहा हूँ तो 15,000 का रिग्रेट है। ओके, ऐसे ही अब अपने को बेस्ट वाली सिचुएशन में देखना। बेस्ट में क्या? बेस्ट में इधर 90,000, इधर 110 और इधर 1, सबसे ज्यादा किधर कमा रहे हो? इधर 110। तो इसको बेस लो कि अगर मैं 110 कमाता हूं तब तो कोई रिग्रेट नहीं, लेकिन इधर 1 लाख कमाया तो 10,000 का रिग्रेट, और इधर 90,000 कमाया तो 20,000 का रिग्रेट, 20,000 का रिग्रेट। रिग्रेट रिग्रेट खूब सारा रिग्रेट हो गया। अब पहले तो यूं चले ना, अब यूं चलना। ओके, पहले यूं चले थे हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल। सबसे ज्यादा रिग्रेट किधर? 40,000, सबसे ज्यादा रिग्रेट 25,000, सबसे ज्यादा रिग्रेट 10,000। ओके, मैक्सिमम रिग्रेट निकाला। अब मैक्सिमम रिग्रेट में से भी सेलेक्ट करना होगा मिनिमम। मिनिमम किधर? कब से सबसे कम रिग्रेट होगा सर? इधर सबसे कम रिग्रेट है, प्रोजेक्ट जेड में सबसे कम रिग्रेट है। अगर मैं प्रोजेक्ट जेड एक्सेप्ट करता हूं तो सबसे कम रिग्रेट है, तो बस प्रोजेक्ट जेड आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। क्लियर है वाली चीज? पहले यूं देखना रिग्रेट, फिर यूं देखना कि मैक्सिमम कौन सा है, और फिर मैक्सिमम में से देख लेना मिनिमम कौन सा है, बस। ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट। अगला वाला क्वेश्चन है सिंपली गॉर्डन मॉडल का है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और ये 20 मतलब अपन बोलते हैं ना आधा घंटा लग जाएगा, किसी क्वेश्चन को करने के लिए आधा घंटा लग ही जाता है, बट ये दोनों क्वेश्चन ही ऐसे आए थे कि अगर किसी ने कर रखा है तो हार्डली ये 15 मिनट्स और ये भी 15 मिनट्स, आधे घंटे में आप दोनों क्वेश्चन कर देंगे। आधे घंटे में आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें क्या था? बड़ा सिंपल सा था, देखते ही ऐसे लगता है अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है सर। ग्रोइंग रेट 18% है, दिस ग्रोथ रेट, लेकिन ये ग्रोथ रेट 4 साल तक चलेगा, उसके बाद 12% हो जाएगा, क्योंकि 12% हो जाएगा अगले 4 साल के लिए, फिर ग्रोथ रेट 6% फॉरएवर होगा, मतलब 8 साल बाद क्या होगा? ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा। लास्ट डिविडेंड मतलब D0 गिवन है तुमको 2 रुपए। रिक्वायर्ड रेट के गिवन है, जिससे आपको पी फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू पता करना है। 3 स्टेप प्रोसीजर, सिंपली वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पता करना है, तो कुछ नहीं कर रखा है हम लोगों ने। D0 2 रुपए। अब वहां से किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस, उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है, सीखा है अपन ने बिल्कुल। तो फ्यूचर बेनिफिट्स देखो, D0 तो मिल चुका तुमको डिविडेंड, D1 कितना? तो पहले 4 साल तो 18% था ना, हाँ, और फिर 12% तुम ऐड करते चलो, तो 2 रुपए में 18% ऐड किया, फिर प्लस 18%, फिर प्लस 18%, फिर प्लस 18%, फिर उसके बाद प्लस 12% कर देना 4 बार। उसके बाद अब
उसके बाद ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है 9th ईयर से, तो 8th ईयर के एंड में ही शेयर का प्राइस पता कर देंगे। 8th ईयर के एंड में ही शेयर का प्राइस पता कर देंगे। P8 कैसा आएगा? D9 अपॉन के माइनस जी। D9 कैसा आएगा? D8 इंटू 1 प्लस जी। इस बार ग्रोथ रेट 6%, ग्रोथ रेट कांस्टेंट वाला 6%। ओके, ये आ गया प्राइस कब? 8th ईयर के एंड में। बट मुझे 8th ईयर के एंड में नहीं चाहिए, मुझे आज चाहिए। तो ये मानना 8 साल तो आपको क्या हो गए हैं? डिविडेंड मिल गए। और 8th ईयर के एंड में जब शेयर बेचोगे तो इतना रुपया मिल जाएगा। तो इन सब का पी फैक्टर लगाकर तुमको क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू पता करना है। ध्यान रखना, ये वाला पी फैक्टर, ये वाला पी फैक्टर सेम होगा क्योंकि दोनों 8th ईयर का है। 8th ईयर का डिविडेंड, 8th ईयर का शेयर का प्राइस। ओके, ये आ गया 40 रुपए 34 पैसे। तो 15-15 मिनट से ज्यादा के क्वेश्चन ये दोनों ही नहीं थे, तो आपका टाइम बच रहा था यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ए। ये भी कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया गया था, बट ठीक है, थोड़ा अलग था बट मुश्किल नहीं था। कन्वर्टेबल बॉन्ड का क्वेश्चन था, विच इज करेंटली प्राइस। बस परेशानी ये है कि आपके मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के। जो भी है ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये लोग ठीक है, इधर उधर से सब लोग कॉपी मारते हैं, तो इन्होंने भी यहां से कॉपी मार रखे हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड है, आपको इंफॉर्मेशन दे रखे है। करेंटली प्राइस कितना? 1060 रुपए पर बॉन्ड। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस मतलब अगर आप इक्विटी में, ये इक्विटी का प्राइस दे रखा है, इक्विटी में कन्वर्ट करते हो, इक्विटी 53 रुपए का है, तो 1060 डिवाइड बाय 53 किया तो 20 शेयर हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन कितना मिलेगा? 20 शेयर आपको मिल जाएगा। कन्वर्जन प्रीमियम कितना चल रहा है? 10.4166। ओके, तो उसके हिसाब से आप करंट मार्केट प्राइस बता दीजिए। ठीक है जी, बता देंगे। कन्वर्जन प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए करंट मार्केट प्राइस बता दीजिए। और फिर उसके बाद एसेस द स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अच्छा सर, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड तो ऐसा आता है ना कि हर साल का जो भी बेनिफिट होगा उसका डिस्काउंटिंग करके अपन प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं, बिल्कुल। बट यहाँ पर डाउन साइड रिस्क दे रखा है, मतलब उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमेशा स्ट्रेट वैल्यू दे रखा होता है, डाउन साइड रिस्क वगैरह पूछ लेते हैं। कैसे निकालते थे? अभी का मार्केट प्राइस स्ट्रेट वैल्यू को कंपेयर करके, राइट। अभी डाउन साइड रिस्क दे रखा है, स्ट्रेट वैल्यू पूछ लिया, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको जो दे रखा था आज मार्केट में रेट 1060 और कन्वर्जन पैरिटी प्राइस 53, तो उसके हिसाब से 20 शेयर, एक बॉन्ड के बदले आपको 20 शेयर मिल जाएंगे। फिर बोला कि भैया मार्केट में कन्वर्जन प्रीमियम चल रहा है 10.41667, 10.41667। एज्यूम मार्केट, तो मैंने कहा कि मान लेते हैं मार्केट में शेयर का प्राइस एक्स है, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस आपको 53 दे ही रखा है। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस कितना? 53 दे रखा है, तो मतलब मार्केट में रेट 53। एमपीएस ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का से कंपेयर किया जाएगा। प्रीमियम मतलब इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में कितना प्रीमियम पे चल रहा है शेयर। तो मार्केट में शेयर का प्राइस एक्स मान लिया अपन ने, डिवाइड बाय एक्स करके ये कन्वर्जन प्रीमियम आ गया, और इससे एक्स का वैल्यू आ गया कितना? 48 रुपीज। मतलब शेयर का प्राइस 48 रुपीज है और कन्वर्जन पैरिटी प्राइस 53 है, मतलब आप 20 शेयर दे रहे हो, तो 20 शेयर दे रहे हो और बॉन्ड का वैल्यू है 1060, तो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस कितना? 53। जबकि शेयर का प्राइस कितना है? 48। तो कितना प्रीमियम हो गया? तो कितना प्रीमियम हो गया? 10.41667 प्रीमियम हो गया, परसेंटेज प्रीमियम। ओके, फिर डाउन साइड रिस्क की बात आती है कि भैया कितना, तो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड से देखा जाता है, तो स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड से आ जाएगा कि भैया मार्केट में जो बॉन्ड की वैल्यू 1060, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना? एक्स मान लिया, डिवाइड बाय एक्स कर दिया और डाउन साइड रिस्क देख लिया यहाँ पर, तो एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास 940। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना आ गया? 940। ओके सर, डन है। चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 940। नाउ अगला क्वेश्चन बी पार्ट, बड़ा आसान था ये वाला। चलो अब बी पार्ट देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4B। क्या ये क्वेश्चन कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, म्यूचुअल फंड का ही क्वेश्चन था। तो फोर्थ का ए बॉन्ड वैल्यूएशन एंड फोर्थ का बी पार्ट जो है वो म्यूचुअल फंड। तो ये क्वेश्चन मैनेजेबल था, इजी था, ये क्वेश्चन हम कर सकते थे। देखो इसमें क्या दे रखा है, म्यूचुअल फंड है, बड़ा सिंपल सा है ना, 10 लाख यूनिट है, 10 रुपए वाली, कोई एंट्री लोड नहीं, यहाँ आपने पैसा लगा दिया। अच्छा लेकिन इस क्वेश्चन में ना इन लोगों ने लगा कि ठीक था, हाँ
एक चीज इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। डिविडेंड मिला, अच्छी बात है, इंटरेस्ट मिल गया सब पे, ये भी अच्छी बात है। शेयर का प्राइस अप्रिशिएट हो गया 15% से, ये भी कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 320 रुपए है ना, 320 में प्लस 15% 368 हो जाएगा। तो हमारी जो शेयर्स की कीमत है वो 368 के हिसाब से हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, डिवेंचर्स आर कोटेड एट 20% प्रीमियम। डिवेंचर्स आर कोटेड एट 20% प्रीमियम, मतलब डिवेंचर्स की जो वैल्यू है, डिवेंचर्स आर कोटेड एट 20% प्रीमियम, मतलब ये जो 5 लाख के है ना, ये कौन से वाले, लिस्टेड बोल रहे हैं कि अनलिस्टेड? सर लिस्टेड बोल रहे हैं, तो ये वाले। तो 10 लाख ना, 10 लाख का 20%, 10 लाख का 20% ऐड कर दो, ठीक है जी, ये भी हो जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा। एनएवी पूछने वाला होगा ये, बिल्कुल एनएवी पूछता है। पीक्यूआर लिमिटेड ऑन 15th December 2022 in its AGM declared the interim dividend of 10% bonus share at 1:10 with the record date of 28 December 2022। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये परेशान करने वाली लाइन, बाकी सब ठीक था, ये वाली लाइन परेशान करने वाली है। क्या कि पीक्यूआर लिमिटेड ने 15 दिसंबर को अपनी एजीएम में, पीक्यूआर कौन, ये तो मैक्स है, तो पीक्यूआर ये है जिसमें आपने शेयर ले रखे हैं, अपनी एजीएम में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया 10% का। मैंने कहा अच्छा 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो अब दिमाग क्या घूमेगा, 80 लाख पे 10%, 8 लाख मिल गया, तो 8 लाख ये मिल गया होगा। ओके, फिर बोनस क्या, बोनस के लिए बोल रहा है, बोनस एट 1:10 विद द रिकॉर्ड डेट, 28 दिसंबर को आपको बोनस भी मिल रहा है 10 के बदले 1 शेयर, तो मतलब आपके शेयर बढ़ के क्या हो जाएंगे, 25,000, कैसे 25,000 पे 2500 शेयर और बढ़ जाएंगे। कैलकुलेट द एनएवी गिवन दैट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख रुपए का। अब देखो सॉल्यूशन कैसे है। फंड साइज 10 लाख यूनिट्स, 10 रुपए, 100 लाख का फंड साइज है। अमाउंट इन्वेस्टेड, उसमें से आपने 4 जगह पैसा इमीडिएट इन्वेस्ट कर दिया था, ये कौन सी रेट पे, 320 की रेट पे स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। 99 लाख, अभी भी 1 लाख रुपए बच गए आपके पास कैश इन हैंड। मैंने कहा लास्ट एनएवी निकालने के लिए पहले एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करना होता है, तो एसेट्स देख लेता हूं, कैश बैलेंस एट द एंड, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना, 1 लाख रुपए, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना, 1 लाख रुपए, प्लस डिविडेंड कितना मिल गया आपको, 8 लाख का। फिर सब पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दो फेस वैल्यू पे। ओके, फिर अब आपको क्या हुआ, अच्छा इंटरिम डिविडेंड, अगर आपने ये सोचा कि सर 80 लाख उस पे 8 लाख का मिल गया 10%, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्यों, डिविडेंड जब भी मिलता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, डिविडेंड का रेट जब भी होता है वो फेस वैल्यू पे होता है, किस पे, फेस वैल्यू पे। तो अगर मैंने बताया और तुमने हाँ बोल लिया, मतलब गए ना तुम लोग, समझ गए, गए ठाकुर तो गए हो। अब वो मान लेता कि 8 लाख तो डिविडेंड आ गया, ये डिविडेंड फालतू लाइन दे रखी होगी, चलो छोड़ो, तो वही मामला गड़बड़ा जाएगा। पहली बात, 80 लाख पे 8 लाख ये 10% नहीं है, हमेशा डिविडेंड का परसेंटेज जब भी दे रखा होता है वो ऑन फेस वैल्यू मिलेगा। फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए, तो 25,000 शेयर इंटू 100 रुपए इंटू 10%, ये तुमको इंटरिम डिविडेंड और मिलेगा अलग से। इन एडिशन लिख देते तो कुछ जाता क्या इनका, नहीं जाता सर, इन एडिशन, ओके, तो क्लियर हो जाता सारा। लेकिन नहीं, इनको ऐसे ही करना होता है एग्जाम में, इसलिए बेचारा बच्चा वहां पे कंफ्यूज होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह वो कंसेप्चुअली वीक ही होता है, नहीं, क्वेश्चंस बनाने वाले जानबूझ के या तो करते हैं ऐसा, या उन्हें आता नहीं है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है। देखो इंटरिम डिविडेंड 25,000 शेयर 100 रुपए, 10% इंटरिम डिविडेंड 2.5 लाख रुपए ऐड करना रह ही जाएगा, मान के चलो, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये कैश बैलेंस आ गया एट द एंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने के बाद। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे कर दिया या पेएबल है, सर पेड, पेड है, कभी कभी पेएबल भी आता है, ध्यान से करना, पेएबल होगा तो वो लायबिलिटी ट्रीट करना। ओके, फिर एनएवी की बात करेंगे तो कैश बैलेंस आ गया हमारे पास 10 लाख रुपए, ये वाला। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स जो 25,000 शेयर हमने लिए थे वो 368 रेट हो गया, 15% बढ़ गए, 15% बढ़ा था ना, 320 प्लस 15%, बिल्कुल। और 25,000 शेयर पे
1:10 के हिसाब से बोनस मिला, उनका भी 368 से मल्टीप्लाई करके बता दो कि भैया तुम उनका वैल्यूएशन कितना हो गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स एज इट इज, जो उनका पेज वैल्यू था वही। लिस्टेड डिवेंचर के लिए 20% बढ़ाने को बोला था, इंटू 120% कर दो, आ गया। यह आ गया टोटल एसेट। लायबिलिटी कुछ था नहीं, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, 10 लाख से, तो यह आ जाएगा एनएवी पर यूनिट। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, अभी खैर अभी दूसरा और तीसरा पार्ट बाकी है कि अगर 50 पैसे का डिविडेंड बांट दे तो, और फिर एनुअल रिटर्न बता दो। तो 50 पैसे का डिविडेंड अगर बांट देती है कंपनी, अभी भी कम रह गया क्या, बांट देती है तो कोई ना जी, इसमें से पर यूनिट में से 50 पैसा हटा दो, मतलब अब डिविडेंड यूनिट होल्डर को दिया जा रहा है। आप यूनिट होल्डर, पहले आप शेयर होल्डर थे तो आपको मिल रहा था, अब म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर को प्रोवाइड करवा रहा है, तो यूनिट होल्डर को अगर 50 पैसा दे देते हो तो भाई 50 पैसा पर यूनिट कम कर लो, कैश कम हो जाएगा, और क्या। 12.72 क्वेश्चन किया भाई अपना, ऐसे कोई बात नहीं है। पर हाँ, ये वाला पार्ट जो था ना इंटरम डिविडेंड वाला, वो थोड़ा बस ध्यान से। एनुअलाइज रिटर्न कैसा आएगा, एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगनिंग। एनएवी एट द बिगनिंग कितना था, 10 रुपए, बस एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगनिंग डिवाइड बाय एनएवी एट द बिगनिंग इनटू 100 कर दो, ये आ जाएगा एनुअलाइज रिटर्न। चलिए बढ़े क्या आगे, हाँ सर आगे बढ़ते, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैनेजेबल था, बट कहीं ना कहीं ना थोड़ा थोड़ा दे रखा था परेशानी। चलिए अगले क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन की तलाश में हम आगे बढ़े। कहते हैं कि हर बार एसएपीएम स्टार्ट कर देना चाहिए, एसएपीएम इजी आता है, तो हम और आगे बढ़े, मैंने कहा चलो ये कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ के लगा, अगेन क्वेश्चन पढ़ के लगा यार ये तो इजी है। अल्फा, ट्रेनर रेशियो, ये सब तुम्हारे देखिए में, एक्चुअल रिटर्न, रिस्क प्रीमियम वगैरह, दो फंड दे रखे हैं, दोनों का बता रखा है। असेस द बीटा फॉर बोथ द फंड एंड डिटरमाइन द रिस्क फ्री रेट एंड आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। लगा कि यार ये पे इस टॉपिक पे तो अपना अच्छा कमांड है, तो हम कर पाएंगे, लेकिन जब करने बैठोगे ना तो काफी बच्चों से नहीं हो पाएगा। सर इसमें ऐसा क्या है, अल्फा दे रखा है तुमको, ट्रेनर रेशियो दे रखा है, जेनसन्स अल्फा का फॉर्मूला पता है तुमको क्या होता है, जेनसन्स अल्फा, जेनसन्स अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है। सर जेनसन्स अल्फा का फॉर्मूला होता है एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, बिल्कुल। और ट्रेनर रेशियो, सर ट्रेनर रेशियो होता है लाइकली रिटर्न, वही एवरेज रिटर्न, कह दो लाइकली रिटर्न बोल दो, माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अपॉन बीटा। ना तो बीटा दे रखा, ना रिस्क फ्री रेट दे रखा, ट्रेनर रेशियो दे रखा है। अच्छा फिर एक्चुअल रिटर्न दे रखा है, सर एक्चुअल रिटर्न हमको दे रखा है, अरे वाह सर, चलो ये तो अच्छा है। एक्चुअल रिटर्न हमको दे रखा है कितना, 10.20, तो इससे सर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम भी पता कर ही लेते हैं। बिल्कुल, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम कितना आएगा सर, जेनसन अल्फा, जैसे स्मार्ट की बात करूं अगर मैं, स्मार्ट 1.32 है, तो एक्सपेक्टेड कितना आएगा, एक्चुअल रिटर्न में से 1.32 हटा देता हूं, 1.32, 8.88 तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। और इसका फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ। मैंने कहा भाई रिस्क प्रीमियम ये 5% तुमको दे रखा है, बट ना आर एफ है और ना बीटा है, इधर भी आर एफ और बीटा मिसिंग है, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी आर एफ और बीटा मिसिंग है। तो कैसे करेंगे, जब ऐसे कोई दो डेटा मिसिंग होंगे तो दो इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, और दो इक्वेशन में एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख के ही सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आपको ये चीज आती है तब तो आप कर पाते हैं, बेचारे कई बच्चों से तो बेचारे एज्यूम एक्स मान के भी तो नहीं हो सकता, सिंपल एक, तो वो दो दो को कैसे कंसिडर करेंगे, सिंपल है, सीखा हुआ भी होगा मैथ्स में, दो वैल्यूज पता करनी थी, दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन की वैल्यू का को आप दूसरे इक्वेशन की वैल्यू में पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फिर सिक्योरिटी मार्केट लाइन, वो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, सीएपीएम मॉडल से सिक्योरिटी मार्केट लाइन तो इजीली आ जाएगा, आरएफ और बीटा पता कर दो बस। तो कैसे होगा वो सुनो, पहले स्मार्टफोन के लिए पता किया, स्मार्टफोन के अंदर क्या रहा, स्मार्ट म्यूचुअल फंड, रिस्क प्रीमियम दे रखा था 5%, ठीक है जी।
अल्फा जेनसन्स अल्फा आपको दिया, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, मैंने इसको थोड़ा ओपन कर दिया, मैंने कहा एक्चुअल रिटर्न है बिल्कुल, माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ। ना इसको और ओपन किया तो एक्चुअल रिटर्न माइनस आर एफ, माइनस करा, अच्छा माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा इंटू बीटा इंटू आर एम माइनस आर, बिल्कुल ध्यान रखना बस प्लस माइनस माइनस होता है राइट, तो ये भी माइनस हो जाएगा माइनस आर एफ, और जो प्लस बीटा वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ओके, एक इक्वेशन मैंने ये बना दिया। नाउ ट्रेनर रेशियो फॉर्मूला लिखा एक्चुअल रिटर्न माइनस आर एफ अपॉन बीटा। नाउ और एक्चुअल रिटर्न माइनस आर एफ के लिए मैंने लिख दिया ट्रेनर रेशियो इनटू बीटा, ट्रेनर रेशियो इनटू बीटा। ओके जी, हो सकता है इसके और भी तरीके से सॉल्यूशन हो सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जो किया वैसा ही सॉल्यूशन हो। ट्रेनर रेशियो इनटू बीटा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर ये जो एक्चुअल रिटर्न माइनस आर एफ है और ये जो एक्चुअल रिटर्न माइनस आर एफ है, इसकी जगह मैं रिप्लेस करता हूं क्या ट्रेनर रेशियो इनटू बीटा। इससे क्या आएगा, मेरे इक्वेशन में केवल एक वैल्यू जो मिसिंग फिगर है वो रह जाएगा, आर एफ हट जाएगा। कुछ बस हमें ऐसा ही करना होता है कि भैया हमारी कैलकुलेशन इक्वेशन में केवल एक ही वैल्यू सॉल्व हो सकती है, तो हमने क्या किया एक्चुअल रिटर्न माइनस आर एफ को रिप्लेस करते हुए ट्रेनर रेशियो इनटू बीटा कर देंगे। तो बस जेनसन्स एल्फा का न्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ट्रेनर रेशियो इनटू बीटा, ट्रेनर रेशियो इनटू बीटा माइनस माइनस क्या कर देना, माइनस क्या बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, माइनस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ओके डन, अब आप सॉल्व करेंगे बीटा वैल्यू आ जाएगा। अब मैंने इसका शॉर्ट भी बना के दिया, अगर अगले एग्जाम में अगर तुमको आता है तो, ये तो हुआ उस एग्जाम की बात, अगले एग्जाम में आता है तो इसका शॉर्ट क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा दो अल्फा डिवाइडेड बाय ट्रेनर रेशियो माइनस रिस्क प्रीमियम। अल्फा जेनसन्स अल्फा दे रखा था 0.0132, 1.32% मतलब 0.0132 अपॉन में क्या कर देना ट्रेनर रेशियो, ट्रेनर रेशियो कितना था 0.086, 0.086 माइनस 0.05 का प्रीमियम, 0.05 का प्रीमियम तो 0.036 आ जाएगा। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बना दिया आप लोगों के लिए अगले एग्जाम के लिए, है ना, कि मान लो नेक्स्ट आपके अटेंड में अगर ये कोई क्वेश्चन आता है तो हम करके आ सकते हैं। तो अल्फा डिवाइड बाय ट्रेनर रेशियो माइनस रिस्क प्रीमियम डायरेक्ट आ जाएगा, वो सब झमेला नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने ग्रोथ म्यूचुअल फंड में किया, मैंने इस बार डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया अल्फा डिवाइड बाय ट्रेनर रेशियो माइनस रिस्क प्रीमियम, हो गया काम, ये बीटा आ गया अपने पास। अरे वाह सर, ये तो नया फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल ये नया फॉर्मूला बन गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर ये हमारा फॉर्मूला पढ़ा हुआ नहीं तो कर नहीं सकते हैं। सिंपल एक रूल है, दो वैल्यूज मिसिंग हो, दो इक्वेशन बनाओ, एक का वैल्यू दूसरे में पुट करो ताकि वो एक ही मिसिंग फिगर उस इक्वेशन में रह जाए और फिर अपना काम हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या, बिल्कुल नेक्स्ट क्या पूछा था उसने सेकंड पार्ट में, रिस्क फ्री रेट। अब बीटा आ गया तो उसी इक्वेशन में किसी न किसी इक्वेशन में बीटा वैल्यू रख के बाकी सब वैल्यू रख के आरएफ पता कर लो। तो स्मार्ट म्यूचुअल फंड और ग्रोथ म्यूचुअल फंड दोनों का आरएफ पता किया, ऑलमोस्ट सेम आ रहा था तो मैंने दोनों को अप्रोक्स 7% कर दिया। नाउ कंप्लीट है ये, ओके नेक्स्ट सिक्योरिटी मार्केट है, वो क्या होता है सर, सिंपल आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ, तो आर एफ की वैल्यू लिख दो, आर एफ माइनस आर एफ की वैल्यू लिख दो, जैसे जैसे बीटा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बदलता जाएगा। ये बीटा ऑफ स्मार्ट फंड और ये बीटा ऑफ ग्रोथ फंड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिमाग वाला क्वेश्चन था भाई, है ना, कंपेरेटिव टू जून 2023 दिसंबर 23 टफ लगा, है ना, क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे थे लेकिन है ना ये छोटू है ना अपने पे बहुत भारी थे। अगला क्वेश्चन, ये देखा देखा क्वेश्चन था तो आप पक्का पक्का ये वाला करके आएंगे, अपने कॉन्सेप्ट में से ही था, मॉड्यूल का क्वेश्चन था, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था, तो ये आपको करके आना बनता है। कैसा, पोर्टफोलियो वेट, वेट बीटा दे रखा है तो बीटा इंटू वेट, बीटा इंटू वेट, बीटा इंटू वेट करके पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। रेजिडुअल वेरिएंस बताना है तीनों शेयर का, तो टोटल वेरिएंस आपको गिवन है, टोटल वेरिएंस में से सिस्टमैटिक वेरिएंस हटा देंगे, सिस्टमैटिक कैसे आता है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट,
ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट और बीटा ऑफ सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर वेरिएंस देखना है, तो ये सिस्टमेटिक वेरिएंस आ जाएगा। टोटल में से सिस्टमेटिक हटाओगे अनसिस्टमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको कैलकुलेट करना था शार्प इंडेक्स मॉडल से पोर्टफोलियो वेरिएंस। तो पोर्टफोलियो वेरिएंस कैसे आएगा, एक तो सिस्टमेटिक वेरिएंस आ जाएगा आपका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला याद है तो समझ में आ रहा होगा, वरना तो ये राम कथा ऊपर से जा रही होगी। या फिर अच्छा सिस्टमेटिक के बाद अनसिस्टमेटिक ऐड करना, चलो मैं दिखाता हुआ चलता हूं। फिर लास्ट मार्कोविट्स। ओके देखो, तो पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला तो आता है सर, ये तो करके आ जाएंगे। सिस्टमेटिक वेरिएंस कैलकुलेट करना आता है, हाँ सर, बीटा ऑफ सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर। सबका बीटा दे रखा था तुमको, हर सिक्योरिटी का बीटा तुमको दे रखा था, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट भी तुमको दे रखा था। स्क्वायर कर देना, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देना, ये सिस्टमेटिक वेरिएंस आएगा। फिर टोटल वेरिएंस में से सिस्टमेटिक वेरिएंस हटा दोगे तो अनसिस्टमेटिक वेरिएंस आ जाएगा। तीसरा उसने पूछा क्या, तीसरा उसने पूछा कि पोर्टफोलियो वेरिएंस बता दीजिए शार्प इंडेक्स मॉडल। तो शार्प इंडेक्स मॉडल में आपने क्या करना होता है, पोर्टफोलियो का पहले सिस्टमेटिक वेरिएंस पता करना होता है और फिर अनसिस्टमेटिक, और फिर उन दोनों को टोटल लगा देना होता है। सिस्टमेटिक वेरिएंस वही बीटा ऑफ सिक्योरिटी की जगह बीटा ऑफ पोर्टफोलियो हो जाता है इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर। अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे आएगा सर, अनसिस्टमेटिक रिस्क जो तुमने कैलकुलेट किया ना इंडिविजुअली वो लेना और इनटू वेट स्क्वायर कर देना। स्क्वायर क्यों सर, अनसिस्टमेटिक रिस्क भी तो बेस्ड ऑन वेरिएंस है ना, स्क्वायर है कि नहीं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वेट का भी स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो जैसे तुम लोग नहीं करते हैं पोर्टफोलियो के लिए वेरिएंस इनटू वेट स्क्वायर प्लस वेरिएंस इनटू वेट स्क्वायर, ये वही काम है। ओके, तो अनसिस्टमेटिक वेरिएंस ऑलरेडी है, इनटू वेट स्क्वायर कर देना, सबको टोटल कर देना, जितना भी अनसिस्टमेटिक वेरिएंस है। 3 सिक्योरिटी का था तो तीनों का अनसिस्टमेटिक वेरिएंस इनटू वेट स्क्वायर प्लस अनसिस्टमेटिक वेरिएंस इनटू वेट स्क्वायर प्लस अनसिस्टमेटिक वेरिएंस इनटू वेट स्क्वायर आ जाएगा अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। नाउ लास्ट सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इज टोटल वेरिएंस। और मार्कोविट्स तो तुमको बहुत बार प्रैक्टिस में आया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम फॉर्मूला वही। तो स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह मैंने वेरिएंस लिया क्योंकि वेरिएंस मेरे पास था, तो वेरिएंस कौन सा, टोटल वाला, वेरिएंस इनटू वेट स्क्वायर प्लस वेरिएंस इनटू वेट स्क्वायर प्लस वेरिएंस इनटू वेट स्क्वायर प्लस 2 इनटू कोवेरिएंसेस हमको दे रखे थे, तो वेट इनटू कोवेरिएंस, वेट इनटू वेट इनटू कोवेरिएंस, वेट इनटू वेट इनटू कोवेरिएंस। वैल्यू बहुत ध्यान से लिखना, वैल्यू बहुत ध्यान से लिखना, इधर का उधर किया तो नंबर की भी इधर का उधर आ सकता है। चलिए डन है, तो अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते थे ये वाला। बट देखा जाए तो प्रॉपर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो फिफ्थ का बी पार्ट जो मुझे लगता है आप एकदम सही कर देंगे, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ रह जाता है, अदरवाइज ये सही हो जाता। सेकंड थर्ड का ए और बी आप एकदम करेक्ट कर सकते हैं, तो 14 नंबर वहां से, थोड़ा बहुत नंबर यहाँ से भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि 14 में से आधे नंबर मुझे लगता है पक्का तुम लेकर आओगे। और इधर ये वाला किसी का मुझे लगता है फिफ्थ वाले में से आधे लोगों का सही होगा या आधे से भी कम लोगों का सही होगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। ओके, 4 क्वेश्चन तुम सही कर लो ना 7-7 नंबर के, तो 28 नंबर आते हैं, पता है तुमको। सिर्फ 4 क्वेश्चन ढूंढ के सही कर लो 28 नंबर, और एमसीक्यू के 7 क्वेश्चन सही कर लो 14 नंबर वहां से आते हैं, 42 मार्क्स आपके आ जाते हैं। 42 आते ही क्या हो जाता है, काम बन जाता है, फेल तो नहीं होगे, फेल तो नहीं होगे। जो बच्चे लाते हैं ना 40 से कम कम, उनको बताता हूँ भैया सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सही करने होते हैं, तुमको टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 इंटू 2, 7 में चल थ्योरी वाला हटा देते हैं, 6 इंटू 2 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 में से तुमको सिर्फ 4 क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन तुम सही कर दो ना, काम बन जाएगा तुम्हारा, फेल तो नहीं होगे इस पर्टिकुलर पेपर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें। On 1st January, Mr. Deval, an investor has a portfolio. Portfolio का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस, बीटा। तो प्राइस को जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स से, टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगा, बीटा इनटू मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से यूज करते हैं, बीटा पोर्टफोलियो आ जाएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.5% है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ नेट फीचर। मैंने बहुत खुश हुआ, मैंने कहा ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, बहुत खुश हुआ था, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, लेकिन इन लोगों ने फिर गड़बड़ किया। थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए क्या चाहिए होता है सर, स्पॉट प्राइस चाहिए होता है, पहली बात वो आगे दे रखा है, सर उससे क्या फर्क पड़ता है, दे दिया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व किया तो मेरे सामने बहुत सारी चीजें आई, मैंने कहा 1 जैन को पोर्टफोलियो दे रखा है और थ्योरेटिकल वैल्यू का पूछा है फैब के लिए, तो 2 महीना या 1 महीना, सर वो 1 जैन है, ये फैब लास्ट होगा तो 2 महीना होगा। ओके, नीचे बोला नंबर ऑफ डेज आपको 365 ट्रीट करना है, मैंने कहा फिर
2/12 ना करके नंबर ऑफ डेज में काउंट कर लूं। अब नंबर ऑफ डेज में मुझे क्या पता कितने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जनवरी के 30 मान लेता हूं, क्योंकि 1 जनवरी को एंड में मान लेता हूं। मेरा पोर्टफोलियो ये था, 1 जनवरी के एट द एंड इतना पोर्टफोलियो था, और फेब एंड तक मेरा टाइम कितना हो जाएगा, जनवरी के 30 दिन और फरवरी के 28 दिन, 58 डेज के लिए मुझे कैलकुलेट करना था। तो ये भी एक अलग चीज थी, ये भी एक अलग चीज थी। हर बार हम मंथ्स में देखते हैं, 2 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड, ये डेज में था 58 डिवाइड बाय 365 करके। और उसमें भी सरसेट ने जो आंसर दिया उससे अपना मैच नहीं कर रहा, उसमें भी सरसेट में जो आंसर दे रहा उससे अपना मैच नहीं कर रहा था। फिर अगले ने बोला कि बताओ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने करने हैं निफ्टी के। पहले तो बोला फुल हैज के लिए, और फिर बोला पोर्टफोलियो कम करना है 0.6। ये दोनों मैनेजेबल थे, ये दोनों मैनेजेबल थे, लेकिन ये वाला था ना, ये बहुत डाउट्स देके जाता है, बहुत सारे डाउट्स देके गया। डाउट्स लेने का रीजन ये था कि नीचे जो भी वैल्यूज दे रखी है मेरे एक भी काम नहीं है। नेचुरल लॉग तो चलो मेरे काम आना ही नहीं था, ई टू द पावर आरटी तो ढंग से दे देता। इसने शायद ये वाला यूज कर रखा है, बट ये अपने कहीं बैठ ही नहीं रहे, ये अपने कहीं बैठ ही नहीं रहे। ओके देखो, सिंपली मार्केट वैल्यू निकाला, बीटा दे रखा है, फिर बीटा इंटू वेट, बीटा इंटू वेट, बीटा इंटू वेट करके बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आएगा कितना, 0.849। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर कैसे आएगा, जो भी स्पॉट प्राइस है इंटू ई टू द पावर आरटी। रेट 10.5% था, टी के अंदर बड़ा ध्यान से 58 डेज डिवाइड बाय 365। जो फर्स्ट जन था उसको तो इग्नोर किया, जब अपने पोर्टफोलियो देखा हम ये मानते हैं एट द एंड था वो पोर्टफोलियो 1 जनवरी की शाम को। ओके तो 30 तो जनवरी के ले लिए अपन ने, 28 फरवरी के ले लिए। ओके ये वैल्यू आया, और ये वैल्यू वहां पे कहीं नहीं दे रखा था, मैंने खुद से वैल्यू कैलकुलेट किया, और ये 5,999.28 है। सर्च आंसर में यही दे रखा है 5,994.28, 5,994.28, बट नहीं आएगा वो, है ना। चलिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी सॉल्व कितना, फॉर्मुला लगाओ, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू करंट बीटा माइनस रिक्वायर्ड बीटा, इधर तो रिक्वायर्ड बीटा निल था, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ निफ्टी। अब निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, लॉट साइज 200 बोल रखा था, और निफ्टी की वैल्यू जो हमने ली वही हमको लेनी होगी 5,999.28। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर का वैल्यू है ना, फ्यूचर का ही वैल्यू लिया जाएगा, फ्यूचर का बोल ही नहीं रखा उसने करंट फ्यूचर, ये तो थियोरेटिकल था, थियोरेटिकल को हमको एक्चुअल लेना पड़ा। हालांकि क्वेश्चन में और ऐसा आ रखा था, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। 13.34 आ रहा था, तो आंसर में 13 और 14 दोनों दे रखा था, करेक्ट है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। फिर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो लास्ट वाले में 0.6 तक रिड्यूस करना था, तो 3.866 आया, तो 4 कॉन्ट्रैक्ट इसका आंसर था, ये भी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन अगर कोई करना चाहे, मरता क्या ना करता वाली बात है, तो ये करेगा और ये उसका सही हो भी जाएगा। और वो इसका करने का रीजन एक ये भी है कि ये वाला क्वेश्चन हमारा देखा हुआ है, और ये वाला हम कर सकते हैं। अरे वाह सर, 4 नहीं 5 क्वेश्चन मिल गए तुमको आराम से करने के लिए, तो इंसान फेल तो नहीं होगा। जो 40 से कम नंबर ला रहा है ना कहीं कॉन्सेप्चुअली वीक है, कहीं ना कहीं उसने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ रखे हैं, कहीं ना कहीं उसने सिलेबस 16 के क्वेश्चंस नहीं कर रखे थे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, वही बाइनोमियल का था, तो बाइनोमियल मॉडल से कॉल की वैल्यू, पुट कॉल पैरिटी से पुट की वैल्यू, और वही एक्सपेक्टेड वगैरह, तो ये मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन तुमको दे रखा है, तुम रीड कर सकते हो। ऑप्शन डेल्टा पता कर दिया, याद है ना, एक शेयर का कॉल ऑप्शन बेचने पर 0.75 शेयर आपको खरीदने होंगे। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मुझसे पूछा था, आइडेंटिकल पोजीशन नहीं पूछा था, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन पूछा था, ये तो बहुत सिंपल था। ऑप्शन डेल्टा इंटू स्पॉट प्राइस माइनस अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड कैसे आएगा, FP1 डिवाइड बाय ई टू द पावर आरटी, ये आ गया 50.36। पीसीपीटी से मैंने फिर पुट का वैल्यू पता कर दिया, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन में ये प्राइस रहेगा, इस पर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन रहेगा, उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आ गया। ओके नाउ 3 महीने बाद का शेयर का प्राइस क्या रहेगा, तो वो तो सिंपली क्या करना, जो भी शेयर का प्राइस है उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना, डन। तो ये आसान क्वेश्चन था, हम कर सकते थे, मैनेजेबल था। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, क्योंकि 8 तो थ्योरी है, आप देखना अपने अकॉर्डिंग जो भी सर्च आंसर में दे रखी होगी। जिस्टन लिमिटेड, ये क्वेश्चन भी मैनेजेबल था, क्योंकि ये भी हमारा किया हुआ है, ये क्वेश्चन भी हमारा किया हुआ है। मतलब अगर आप 5 क्वेश्चन करते हो, हर एक का 5 क्वेश्चन तो करने हैं ना, हर एक का केवल एक पार्ट ही तुमको अच्छे से आता है, तो 7 मार्क्स इंटू 5, 35 मार्क्स तुम लेके आ जाओगे, और 14 नंबर एमसीक्यू के मान के चलता हूँ 49 आ जाता है। तो सर 49 थोड़ा लेके आना है, नहीं 49 नहीं लेके आना, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात करता हूँ जो 40 भी नहीं लेके आ रहे। रैंक होल्डर को तो भैया ये सब आने चाहिए, 2 इक्वेशन वाला आना चाहिए वगैरह, सब आना चाहिए, सब करना चाहिए उसको, है ना, तो अपने आप नंबर बढ़ता जाएगा उसका। तो मतलब कोई बच्चा बोलता है ऐसा कि 40 नंबर वाला पेपर भी नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, अगर वो ढंग से पढ़ के गया तो 40 नंबर वाला पेपर मिलेगा। जिस्टन लिमिटेड एंड इंडियन एमएनसी इज एग्जीक्यूटिंग अ प्लान, बस देखना ये है कि किस क्वेश्चन को पिक करना है पहले और किस क्वेश्चन को बाद में।
जस्टन लिमिटेड एंड इंडियन एमएनसी एग्जीक्यूटिंग अ प्लांट इन नेपाल। एक्चुअली इसके पास क्या, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ऐसा क्वेश्चन हमने सिलेबस 16 में कर रखा है और वो भी लास्ट के एग्जाम में इन्हीं ईयर्स में आया था। 600 बिलियन रुपीज है इसके पास। हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ। पैसा तो रेज कर लिया, अब पैसा रेज करने के बाद आधी तो पैसा यूज हो गया, आधा इसको 6 महीने बाद काम लेना है। अब ये 300 बिलियन रुपीज का करेगा क्या? 300 बिलियन रुपीज को 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढा, तो इसके पास दो ऑप्शन है, यूके में और यूरोप। यूके में अगर इन्वेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली अपने रुपीज को पहले यूके में कन्वर्ट करो पाउंड में, फिर तुमने कहा कि डिविडेंड मिल गया तुमको, इनकम मिल गया स्टॉक लैंडिंग से, और लेकिन यहां पे ये बेचारा नुकसान हो गया क्या कि जो भी तुमने पाउंड इन्वेस्ट किया था, जितना भी पाउंड इन्वेस्ट किया था उसका 3% वैल्यू कम हो गया, 97% पे उसको वैल्यू कर लो क्लोजिंग में। अभी पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए ये रेट है, और बाद में मैच्योरिटी पे 6 महीने बाद वापस पाउंड को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए ये रेट हो जाएगा। ऐसे यूरोप में इन्वेस्ट करते हो तो यूरोप में कोई डिविडेंड इनकम तो नहीं मिल रहा, बाकी कोई डिविडेंड या कोई लैंडिंग इनकम, बट हाँ इंटरेस्ट जरूर मिल रहा है। तो जो भी आप यूरोप में इन्वेस्ट करोगे उस पर 7.8% का इंटरेस्ट ऐड होकर मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, उस मैच्योरिटी वैल्यू को आप इस रेट से वापस रुपीज में कन्वर्ट कर लेना। अब बताइए इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, बताओ क्या करें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 600 बिलियन रुपीज थे, उसमें से आधा यूज कर लिया, आधा अभी भी पड़ा है जिसको इन्वेस्ट करना है। तो मैंने पहले यूके की बात की, तो पहले 300 बिलियन को यूके में पाउंड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, रेट बड़ा ध्यान से लेना, रेट बड़ा ध्यान से लेना, रेट का बड़ा झंझट है। जनरली ये बताया जाता है 1 जीबीपी आईएनआर, तो जीबीपी बेस करेंसी होता है, आईएनआर कोड करेंसी होता है। बट क्या एक पाउंड में 0.0099 रुपीज आएंगे या 100 रुपए, 110 रुपए, 120 रुपए इतने आएंगे? सर रुपीज का करेंसी छोटा होता है, पाउंड बड़ा होता है, तो एक पाउंड में कभी भी इतने रुपए नहीं आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। ये 1 रुपए में इतने पाउंड है, ये इनकी प्रॉब्लम है, इन्होंने गलत दे रखा है। मार्केट में जाके मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं, आप मार्केट में जाके देखना करेंसी कभी भी इस तरीके से कोट नहीं होती है। बट ठीक है, अब जैसा है वैसा है, तो ध्यान से करना, अपना दिमाग यूज करते हुए। अमाउंट टू बी रियलाइज, 6 महीने बाद क्या मिलेगा? डिविडेंड मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम स्टॉक लैंडिंग मिल जाएगा, और ये जो आपने इन्वेस्ट किया था ना उसका 97% ही रह गया, क्योंकि 3% डिस्काउंट हो चुका है, प्राइस मतलब कम हो चुका है। ओके, अब आपको लास्ट में इतना पाउंड मिलेगा, इस पाउंड को तुम अपनी जो भी रेट है वो कन्वर्ट कर लेना, लेकिन रेट के लिए पहले आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो भी था आपका 6 मंथ फॉरवर्ड का रेट, उस रेट पर ओके, और कन्वर्ट कर लिया इसको रुपीज में, बिलियन। तो यहां पर तो आपको 6 महीने बाद 302.39 बिलियन मिलेगा। 300 था, 302.39 हो गया। यूरोप में इन्वेस्ट करते हो अगर, तो आप पहले यूरोप में यूरो में कन्वर्ट कर लो, फिर यूरो को 7.8% से इन्वेस्ट करके देखो मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा, उस मेच्योरिटी का सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वैल्यू का सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जो भी 6 मंथ फॉरवर्ड रेट होगा, कन्वर्ट करके देखो ये कितना है, 311.7 बिलियन। तो यहां ज्यादा मिल रहा है ना, तो बेटर ऑप्शन क्या है? यूरोप में इन्वेस्ट करो, बेचारा रिस्क फ्री और है। ट्रेजरी बिल्स, ये ये सेम क्वेश्चन था ना, ऐसा ही वैल्यूज चेंज था। यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो इंडेक्स फंड है, यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो ट्रेजरी बिल है, तो ज्यादा बेटर है ट्रेजरी बिल। क्यों? क्योंकि एक तो रिस्क नहीं है, दूसरा रिटर्न ज्यादा कमा के दे रहे हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, स्वदेशी लिमिटेड एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इनवॉइसेस इन द करेंसी ऑफ इंपोर्टर। अच्छा, एक्सपोर्टर है ये, लेकिन बिलिंग करने के लिए इंपोर्टर का करेंसी यूज करता है, तो कितना मिलेगा इसको? $2,40,000 मिलेगा। फॉरेन करेंसी मिलेगा तो हैज तो करना बनता है। अब यहां पे चक्कर क्या डाल दिया इन्होंने, 1 अगस्त को रिसेट बिलिंग था, एक्सपोर्ट फॉर द गुड्स एक्सपोर्टेड ऑन 1 मई, मतलब मई के बाद जून जुलाई अगस्त, 3 महीने बाद अपने पास पैसा आना है। ठीक है, ये 1 मई के डेटा दे रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना? 6,40,000 रुपए का है, मतलब एक सौदा अगर आपको करना है तो कॉन्ट्रैक्ट साइज किसके लिए? फ्यूचर के लिए आपको दे रखा है ये, एक्चुअली फ्यूचर के लिए। ओके, एक्सचेंज रेट अभी का दे रखा है, 3 महीने बाद का फॉरवर्ड भी दे रखा है, फिर मार्जिन दे रखी है, इनिशियल मार्जिन मई के लिए, अगस्त के लिए, उन मार्जिन पे इंटरेस्ट कितना लगेगा वो भी दे रखा है आपको। फिर उसके बाद 1 अगस्त को स्पॉट रेट कितना था, मतलब 3 महीने बाद स्पॉट रेट कितना था और फ्यूचर का रेट कितना था, बताना था कौन सा बेस्ट है, फॉरवर्ड, करेंसी फ्यूचर या नो हेजिंग।
मार्जिन में वेरिएशन को इग्नोर मार देने को बोला था, केवल जो इनिशियल मार्जिन है उसी को कंसिडर करना। जो भी सेटलमेंट होगा, इसने कहा कि मार्जिन में कोई भी वेरिएशन होता है वो मेच्योरिटी पे देखा जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मार्जिन बोलेंगे वापस रिलीज कर देंगे, तो मतलब बाकी मार्जिन को इग्नोर मारना, बस जो इनिशियल मार्जिन है उसी को कंसिडर करना, कितना मार्जिन अपना लगा हुआ है जिस पर अपने को इंटरेस्ट पे करना है। मार्जिन तो हम देते हैं सौदा करने के लिए, फिर जैसे ही सौदा अपन स्क्वायर ऑफ करते हैं मार्जिन वापस रिलीज हो जाता है, तो मार्जिन मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्जिन मनी पे इंटरेस्ट आउटफ्लो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके सर, तो अब क्वेश्चन कैसे होगा, सॉल्यूशन खतरनाक क्वेश्चन था, शानदार था। सर फॉरवर्ड वाला तो कोई भी कर देता है, कैसे, हमको रिसीव होना है, रिसीव होना है तो जाके सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये लो जी इस रेट पे सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लो, $2,40,000, और ये क्या है, ये भी ₹1 में इतना डॉलर है, तो डॉलर डॉलर डिवाइड कर दो, 2,40,000 डिवाइड बाय 0.0123, 0.0123, ये आ गया इतने रुपए, ये लो जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मामला तो हो गया। ओके सर, बड़ा आसान था, बिल्कुल रिसीवेबल है तो सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लो, पैसा आ रहा है तो मेरे को तो चाहिए नहीं डॉलर, मैंने बेच दिया, सिंपल। हालांकि क्वेश्चन में ये टिपिकल नहीं था कि बिड रेट और ऑफर रेट अलग अलग दे रखो, नहीं, आसान था, तो फॉरवर्ड तो आसान था। नाउ फ्यूचर, फ्यूचर बड़ा ध्यान से, क्योंकि डॉलर मिलना है तुमको, तो डॉलर का या तो सेल कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन मैंने कहा भैया दोनों बातें कर लेना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन है ना गंदा है। गंदा कैसे, रेट में लेफ्ट हैंड करेंसी कौन सी, रुपीज है, जबकि डॉलर की बातें हो रही है, लेफ्ट में अगर फॉरेन करेंसी होता तो बहुत बढ़िया था, इजी क्वेश्चन बनता है उससे। बट ऐसा अगर हो कि लेफ्ट में होम करेंसी हो, तो एक और काम किया करो, सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डॉलर के साथ साथ परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपीज, मतलब होम करेंसी वाला कर लिया करो। सर ये कैसे आएगा, मैंने कहा इतना डॉलर है, अब फ्यूचर के लिए रेट देख लो कौन सा है, सर फ्यूचर के लिए रेट अभी मई चल रहा है ना, तो मई वाला रेट, जनरली हम क्या होते हैं ऐसा देखते हैं, अगस्त में सौदा आएगा तो अगस्त फ्यूचर अपने को लेना होता है, पढ़ाते टाइम ऐसे ही पढ़ाया जाता है, अगस्त फ्यूचर का एक सौदा कर लो, इन लोगों ने वो नहीं दिया, पहली गलती जो कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, उन्होंने कहा मई में अभी फ्यूचर ये चल रहा है, इनका कहने का मतलब है अभी ये रेट चल रहा है, तो ये क्या बात हुई, फालतू बात, जून क्यों लिखा, इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था अगस्त सीरीज का ये सौदा है, अगस्त सीरीज का निफ्टी फ्यूचर ये चल रहा है, तो हम इस तरीके से सौदा करते हैं, बट नहीं दिया, ये इनकी गलती, ये यहां पे ही सौदा करना है, मई में सौदा करो इनके अकॉर्डिंग, तो मई वाला सौदा करो $0.0126। ओके, तो वो जो तुम्हारे $2,40,000 है उसको $0.0126 के हिसाब से पर रुपी के हिसाब से रुपीज में कन्वर्ट कर दो और बोल दो परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपी। फिर अब तुम ये देखो कितने कॉन्ट्रैक्ट तुमको ट्रेड करने हैं, तो ये इतने रुपए का था और एक लॉट साइज कितना, 6,40,000 रुपए, तो 6,40,000 रुपए से डिवाइड कर दिया तुमने, तुम्हारे पास 29.762 है, मतलब 30 कॉन्ट्रैक्ट, 30 कॉन्ट्रैक्ट, तो मार्जिन मनी कितना लगे 30 कॉन्ट्रैक्ट पर, अब 30 कॉन्ट्रैक्ट पहले मार्जिन मनी बोला 15,000 26,000, कौन सा वाला, मई अगस्त, और यार दिमाग इधर अगर मई का बोल दिया तो इधर भी मई लेगा ना, लेकिन नहीं, अगस्त का सौदा कर रहे हो तुम, तो अगस्त के सौदे के लिए मार्जिन मनी कितना 26,000 रुपए, और मार्जिन मनी पे इंटरेस्ट रेट 8.5%, तो मार्जिन मनी 26,000 30 कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 780 हो गया, और 780 पे 8.5% 3 महीने का, 3 महीने का मई के बाद, मई जून जुलाई, 16,575 रुपए तुम्हारा इंटरेस्ट का कॉस्ट आएगा। तुमको रिसीव कितना होगा, अब रिसीव के लिए भी बदमाशी कर गए ये लोग, एक्चुअली क्या होना चाहिए था, अगर तुमने कोई फ्यूचर का सौदा किया है तो वो फ्यूचर से सेटल होना है, क्योंकि एक्सपायरी पर तुमको फ्यूचर का रेट दे रखा है, और स्पॉट पे तुमको क्या करवा लेना था, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करवा लेना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जस्ट लाइक ट्रीट कर लिया फिजिकल सेटलमेंट की तरह, कि मैं आऊंगा और मैंने वादा कर रखा था कि मैं डॉलर बेचूंगा इस रेट पर, ले जाके बेच दिए 2,40,000 इस रेट पर, ये तुमको इतने रुपए मिल गए, तो इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को भी इन्होंने फॉरवर्ड की तरह ट्रीट कर लिया, इसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर करवा दिया, तो बट मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है, फ्यूचर का जो सौदा आपने किया था वो फ्यूचर की रेट से स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट और लॉस आना चाहिए, और जो डॉलर तुमको बेचने हैं वो डॉलर स्पॉट रेट से तुम बेचोगे, ओके, ऐसा होना चाहिए था। नाउ खैर जो भी है, नो हैज, अगर हेजिंग नहीं करते हैं तो स्पॉट रेट दे ही रखा है 0.0126, इसके बेसिस पे रुपीज में कन्वर्ट कर लेना, अब देख लो हेजिंग नहीं करोगे तो 1,90,00,000 47, फ्यूचर करते हो तो 1,90,00,000 31,000, सबसे ज्यादा यहाँ पे फॉरवर्ड में, तो बेटर क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, चलिए डन है, तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया जून 2023 दिसंबर 2023 का पेपर, चलिए अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।